जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं है, सो वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छे से डिटेल से समझा सकूँ। तो फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास, इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन का बस आपने ये याद रखना है कि क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो जो मेटल्स हैं वो जब एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है, मैग्नीशियम उसके साथ मिलके एक ऑक्साइड की लेयर बना देता है उसके ऊपर। अब जैसे रस्टिंग होती है तो आयरन के ऊपर एक लेयर सी चढ़ जाती है, तो पेंट करते वक्त उस लेयर को स्क्रैप करना ज़रूरी है। ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन को स्क्रैपर से साफ़ करना ज़रूरी है, ठीक है। उसको रिमूव कर दिया जाता है, वो जो MgO की लेयर है उसे क्लीन कर दिया जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर, ताकि रिबन अच्छे से चल सके। अब इसको लिखेंगे कैसे? इवन 74 जो है वो मिस प्रिंटिंग है। आप सीधा लिखोगे कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ह्यूमिड एयर जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, तो एक मॉइस्चर जब भी होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिलके एक फॉर्मेशन ऑफ लेयर कर देते हैं। जैसे जंग भी जब लगता है तो एयर में मॉइस्चर की वजह से लगता है, ऑक्सीजन के तो कारण लगता ही है, बट ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए एयर में, उसके कारण लगता है। तो ऐसे मैग्नीशियम रिबन जब ह्यूमिड एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक लेयर से चढ़ जाती है, उससे साफ़ करना ज़रूरी है ताकि उसकी प्रॉपर बर्निंग हो सके। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस लेयर, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। उसके बाद आ गया रिएक्शन। रिएक्शन में जैसे ही आपके पास अकेले अकेले कंपाउंड्स आते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसके हम कह देते हैं, क्योंकि कंपाउंड्स 2 एलिमेंट्स के होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, आपको याद है हाइड्रोजन H होता है, बट कभी भी ना हाइड्रोजन को H मत लिखना, H2 लिखना। ऐसे ही Cl है। और एक और चीज़ याद रखना कि जितने भी गैसेज हैं वो ऑलमोस्ट उनके पैर में 2 ही होता है। ओजोन ही है जिसके पैर में 3 होता है। ऑलमोस्ट बाकी सारी गैसेज के पैर में अकेली अगर हैं तो पैर में 2 होता है, जैसे H2, O2, N2, F2 ना, इस तरह से। F2 आई एम नॉट क्लियर, यस F2, Br2 है ना, वो सारे। तो जब भी हाइड्रोजन लिखना है H2, क्लोरीन लिखना है Cl2, जब बनेगा तो H और Cl से क्या बन सकता है, HCl। तो बस आपने एरो डाल के HCl लिख देना है, बैलेंसिंग कर देनी है। दोनों के पैर में 2 है तो 2HCl कंपाउंड है, उसके स्टार्टिंग में 2 लिख दो, बैलेंस हो गई। उसके बाद बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखोगे, Ba बेरियम के लिए, क्लोराइड Cl2, एल्युमिनियम के लिए Al का सिंबल है, और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। अब एल्युमिनियम अकेला तो ऐसे ये तो कंपाउंड जो है बनाता नहीं है, उसके ऊपर जो इसकी वैलेंसी है बस याद रख लेना, Al की 3 पॉजिटिव वैलेंसी। क्योंकि अगर मैं आपको समझाने लग जाती हूँ तो आपको मैं बहुत डिटेल बैक केयर में ले जाती हूँ, फिर वो कॉन्सेप्ट से ना बंदा हट जाता है, तो वो कभी बाद में समझाऊंगी। तो एल्युमिनियम का याद रखना, एल्युमिनियम के सर पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, क्रिस क्रॉस हुआ तो ये होगा Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। ये देखो। और जब बना तो बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3, ठीक है। क्रिस क्रॉस करके वैलेंसी याद रख लेना, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, एल्युमिनियम के ऊपर नहीं आते थे तो रट्टे मार लो। उसके बाद बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग के ऊपर कम से कम आपको आधा घंटा 1 घंटा खर्च करना है। तो आप जितनी भी बैलेंसिंग है ना, एक ही बार में सारी रिवाइज़ कर लो, ठीक है। फिर जहाँ से मर्जी वही 10 15 20 रिएक्शन इनके पास है, पंजाब बोर्ड वालों के पास, तो वही बार बार डाल देते हैं। तो उन्हीं 15-20 जो रिएक्शन है उनकी बैलेंसिंग कर लो, तो बस आपको ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोडियम प्लस वाटर, सोडियम के लिए सोडियम क्योंकि गैस नहीं है तो सोडियम के लिए बस Na लगाना इनफ होगा। वाटर H2O पता ही है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, और हाइड्रोजन फिर से हाइड्रोजन गैस है तो H2, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेंगे, तो बैलेंसिंग करने पे Na 1 है, यहाँ पे OH, इसको बैलेंस करने के लिए 1 मिनट इसको रिवर्स करती हूँ, तो NaOH2 है, ओके। इधर हमें हाइड्रोजन 3 चाहिए और उधर हाइड्रोजन 2 है। अब दो को 4 बनाया जा सकता है, 2 को 3 नहीं बनाया जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 जगह हाइड्रोजन है
तो एक ही जगह तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं, हम क्या करेंगे H2 वाले को छेड़ेंगे भी नहीं, जो अकेला H है ना उसको ट्वाइस कर देंगे ताकि 2 और 2 4 हो जाए। अब उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे देख, यहाँ पे बता रही हूँ, ये वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो Na था वो भी 2 हो गया और O भी 2 हो गया। अब Na को 2 करने के लिए यहाँ उसके स्टार्टिंग में Na 2 लगा दिया और यहाँ पे जो 2 है हाइड्रोजन के वाटर के साथ 2 लगा दिया, उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये मत कहना कि मैम जल्दी जल्दी समझा देते हैं तब समझ आ जाता है, बाद में समझ आता नहीं। ये जैसे सम्स आपको करके आते हैं वैसे ही बैलेंसिंग भी कर करके आती है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना आज तक, कोई कुछ नहीं बना। तो जब आप 2-4 बार कर लोगे ना तो आपको खुद ही पता है यहाँ 2 लगना है, यहाँ नहीं लगना है ना। नेक्स्ट करते हैं, और सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस। अभी मैंने पहले भी कराया था, लास्ट टाइम की जो वीडियो आई थी, कि वाइट वॉशिंग के लिए हमें पता है क्विक लाइम यूज़ होता है और इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड है और फार्मूला इसका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, क्रिस क्रॉस किया CaO, ठीक है। वाटर में साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। हाइड्रोक्साइड है तो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो कैल्शियम की वैलेंसी पैर में आएगी और Ca की पैर में नहीं जाएगी, ठीक है। फिर से बैलेंसिंग के लिए और फॉर्मूला के लिए और पीछे चलो, आपको वैलेंसी आनी चाहिए, वैलेंसी वाला चार्ट लर्न कर लो 9th की बुक से, ठीक है। और उसने पूछा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। पहले तो इसका नाम बता देना, नाम नहीं ना रिएक्शन लर्न करना, ऊपर वाला क्वेश्चन कर जाओ, नीचे वाला छोड़ जाओ, ठीक है। इतना एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देना आपने। अच्छा, उसके बाद राइट द रिएक्शन मैंने पहले समझा दिया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था वो। उसके बाद आगे वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नील इज डिप्ड इन इट। आयरन नील है Fe, आयरन अकेला आयरन है Fe लिखना है बस, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4, दोनों का रिएक्शन Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, FeSO4 बन गया। साथ में अब कॉपर क्योंकि लेस रिएक्टिव है अलग हो गया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ब्लू इन कलर, और जब उसमें आयरन डालते हैं तो रिएक्शन होने की वजह से कलर चेंज भी हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि Fe ने कॉपर को जो है वो रिप्लेस कर दिया है। उसका कलर जो है वो बदल के कौन सा हो जाता है, फेड हो जाता है और अब वो लाइट ग्रीन सा कलर शेड मारता है, ठीक है। तो इससे जैसे कलर चेंज होता है तो हम समझ आते हैं कि आयरन ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया है। उसके बाद आ गया व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता ही है, इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर सेम ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड। ये देखो, ये वाली हमारी होती है रिएक्टेंट साइड एंड ओके इधर साइड, और ये वाली होती है प्रोडक्ट साइड। तो हम बैलेंसिंग कर ही क्या रहे हैं, क्यों ही कर रहे हैं कि इधर जैसे मान लो कैल्शियम है तो इधर भी 1 होना चाहिए, अगर इधर ऑक्सीजन 1 और 1 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे भी हमारे पास H2 है, ठीक है। बैलेंसिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम हो जाए। तो हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि एक एग्जांपल दे दो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी पेपर से निकालने खुल के रख देना जो आपने बैलेंस कर रखी होगी। जैसे सबसे इजी है H2 + Cl2 gives 2 HCl, ठीक है। तो ओके, क्वेश्चन था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। आई स्किप दैट क्वेश्चन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने बता देना, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हमें पता है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, एंड एक्स का मतलब रिलीज़ होना, तो उसका उल्टा हो गया एंडो। एंडो में एब्जॉर्ब होती है। तो जब भी आपको कुछ गर्म करके कुछ करना पड़ा है तो वो एंडोथर्मिक है। जब आपने कुछ किया और वो चीज़ गर्म हो गई तो वो एक्सोथर्मिक है। जैसे जब मीथेन गैस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में साथ में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, याद रखना है। और अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक में हमें हीट एनर्जी हमने रिएक्टेंट साइड देनी है। जैसे देखो, एक कोई भी रिएक्शन कर लो, CaCO3 वाला कर दो। CaCO3 को जब हमने गर्म किया तो वो CO और CO2 बन गया। रख लेना कि बिकॉज ये एंडोथर्मिक है तो CaCO3, और इसे हमने हीट एनर्जी दी, थोड़ा सा गर्म किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने एग्जांपल बहुत बार दी हुई है कि आप अपने हाथ को जब मुंह के आगे रखो और सांस बाहर निकालो ऐसे करके,
तो आपके मुंह से जो हवा निकल रही है दैट इज़ गर्म, है ना, वो गर्म है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाई, एक और एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे मान लो आपने जब खाना खाया तो अकेला ब्रीदिंग ही तो रेस्पिरेशन नहीं है। जैसे हमने ऑक्सीजन ली अंदर, तो वो ऑक्सीजन ने अंदर जो हमने खाना खाया उसकी ब्रेक डाउन की ग्लूकोज में, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिली है, हीट एनर्जी रिलीज़ हुई है, जिससे हमें निक मिला। हमें सर्दियों में और गर्मियों में भी हम थोड़ा अपने आप को ना हीट अप महसूस करते हैं जब भी हम खाना खाते हैं। तो इसकी ज़िंदा साबित एग्जाम्पल है कि हमने जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता क्या है कि ऑक्सीजन हमने ली, ग्लूकोज हमें हमारे अंदर पहले ही है जो हमने खाना खाया वो, ठीक है। ऑक्सीजन हम सारा टाइम लेते रहते हैं 24/7। तो जैसे ही दोनों रिएक्ट करते हैं, ग्लूकोज इन एनी फॉर्म जो भी आपका खाना है उसमें किसी ना किसी रूप में ग्लूकोज है ही। तो वो जब जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। साथ में वाटर, देखो मॉइस्चर तो है ही हमारी सांस में, 5-6 बार कर तो आपको लगेगा थोड़ा गिल्ला हो गया ना, तो वो मॉइस्चर, साथ में थोड़ी सी हीट एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है। तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि दिस रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। कुछ एटीपी के मॉलिक्यूल इसमें रिलीज होते हैं, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। ये सबको पता है, डिकम्पोजिशन में टूटती हैं चीज़ें, जैसे एक चीज़ टूट के दो में कन्वर्ट होगी वो डिकम्पोजिशन, और कॉम्बिनेशन जैसे दो चीज़ें मिल के एक चीज़ बन गई, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है। तो अगर हम इसका उल्टा रिएक्शन लिख दोगे, एक ही रिएक्शन याद रखो, CaCO3 जो है उसका रिएक्शन एंडोथर्मिक का और डिकम्पोजिशन में सेम चल जाएगा। एंडोथर्मिक एक रिएक्शन लर्न करना है, दो जगह चल जाएगा, एंडोथर्मिक में भी और आपका वो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें भी। क्या हुआ, CaCO3 टूट गया CaO प्लस CO2। अब ये देखो CaO के बाद क्या बचा, CO2 ही बना। अगर आपको CO नहीं याद रहता तो CO2 का बाहर निकाल के बाकी क्या बचा, Ca और एक O वहाँ से, बस ऐसे याद रख लेना। और कॉम्बिनेशन का रिएक्शन कोई भी दो, जैसे H2 + Cl2 गिव्स HCl, है ना, वो कर लो। ज़रूरी नहीं आपने यही करना है, कोई भी रिएक्शन, कोई भी एग्जांपल, या ऊपर आप जो आपको क्वेश्चंस में दिया होगा तो उसमें कोई भी देख लेना कि दो चीज़ें कंबाइन करके एक बन रही है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन आप देते ना कि डिकम्पोजिशन, इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिएक्टेंट, one reactant breaks down to form two or more than two compounds, and in a combination reaction two or more compounds combine to form a single compound, ठीक है। ऐसे करके सिंगल प्रोडक्ट ऐसे भी कह सकते हो, सिंगल कंपाउंड भी कह सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट है राइट वन इक्वेशन नीड फॉर डिकम्पोजिशन। ये फिर से आपने जहाँ पे एनर्जी सप्लाई करी है, अच्छा ये याद रख लेना, एनर्जी सप्लाई वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक, ये फिर से चल जाना है आपका। ये एक ही रिएक्शन है, तीन जगह चल गया, जिसमें एनर्जी सप्लाई की मीन्स वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है मीन्स उसमें डिकम्पोजिशन हुई, मीन्स नहीं मतलब इस वाली रिएक्शन में डिकम्पोजिशन हुई है। उसके बाद AgCl में, एज सिल्वर क्लोराइड है ना, अपने आप नहीं टूटता, उसे थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, फिर जाके Ag अलग होता है, Cl अलग होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इस तरह हमने कर लिए 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट है, लास्ट नहीं 10th है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में एक ही बार डिस्प्लेस होगा। जैसे आप क्या करोगे, वही वाली एग्जांपल, जब आपने आयरन नील्स को डिप किया था ना कॉपर सल्फेट में, वो आपकी डिकम्पोजिशन में भी चल जाएगी, Fe+CuSO4, ठीक है। नहीं याद रहता तो कोई भी रिएक्टिव ज़्यादा मेटल आप ले लेना, जैसे जिंक ले लेना, जिंक को कॉपर सल्फेट में डालोगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आप वो BaCl2 और AgSO4 वाली या Na2SO4 वाली ले लेना, ठीक है। या फिर एक और ईजी है, ये वाली कर लो, AgCl, ये वाली AgCl और सॉरी AgNO3 और NaCl मिल के बन गया ये वाला Ag और Cl इधर से, और NaNO3। हमेशा पॉजिटिव को पहले लिखना। अब यहाँ पे देखो Na पॉजिटिव होता है, इसे पहले लिखना है, NO3 Na नहीं लिखना, और AgCl लिखना, ठीक है। और इस तरह से हो गया आपका। एक एक रिएक्शन आपने लर्न कर लेना जो भी आपको इजी लगता है। ऊपर वाला आप Fe, यहाँ पे जिंक की जगह पे Fe लेके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर FeSO4 बन जाएगा, साथ में फिर क्या कॉपर रिलीज होना है, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग का मतलब है
सिल्वर की रिफाइनिंग का मतलब है कि सिल्वर को रिट्रीव करना है, सिल्वर चाहे वो कंपाउंड फॉर्म में है उसे अलग करना है, ठीक है। तो ये देखो कितना सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया, तो उसे उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है बाय कॉपर मेटल। तो कॉपर मेटल लिया, कॉपर ने सिल्वर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो कॉपर ने NO3 के साथ आके बैठ जाना और Ag को अलग कर देना। ये देखो Ag अलग हो गया। अब कॉपर और नाइट्रेट को याद कैसे रखना कि कंपाउंड क्या बनेगा। कॉपर की वैलेंसी याद रखनी है क्या होती है, 2 पॉजिटिव, ठीक है। और NO3 की याद रखनी है क्या होती है, NO3 नेगेटिव। तो जब दोनों क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, CuNO3 ट्वाइस, 2 उसके पैर में NO3 के, ठीक है। और जब भी हमारे पास कंपाउंड रेडिकल होता है तो हम उसको ब्रैकेट देके फिर अगर नंबर हमारा 2 से 1 से ज़्यादा आता है तो ब्रैकेट देके लगाते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो हमने ब्रैकेट लगाई क्योंकि NO3 कंपाउंड रेडिकल है तो 2 उसके बाहर आया, तो इसको कॉपर नाइट्रेट कहते हैं। 2-3 बार पढ़ना, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, UNO3 ट्वाइस। और वैलेंसी याद रखनी है तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला रट्टे मार लो, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी ये वाला रिएक्शन ना, जो यही वाला चल जाना है इधर भी, कि ये देखो यहाँ पे जो रिएक्शन है ना, ये PPT फॉर्म वाला वही रिएक्शन हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे जो AgCl है ना उसकी PPT बनती है। और जैसे एक और चीज़ याद रखना, जितनी भी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, ये PPT की रिएक्शंस भी होती हैं। तो इन तीनों में से 1, 2 और ये 3, इन तीनों में से कोई भी एक लर्न कर लो तो वो आपको वहाँ पे ईजी होगी। नहीं होगी तो बैलेंसिंग में एक ना एक डबल डिस्प्लेसमेंट वाली आएगी, उठा के चिपका देना। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो सो लेट अस डू इट। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के रिलेशन बनाते हैं हम, कि जैसे अगर मैंने बोला ऑक्सीजन की एडिशन और अगर हाइड्रोजन की करें तो हाइड्रोजन की रिडक्शन, हाइड्रोजन का लॉस, तो ऐसे के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, या तो ऑक्सीजन की एडिशन होगी या हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, ठीक है। और रिडक्शन इसका उल्टा कर देना है कि इसमें ऑक्सीजन की हमने लॉस कर देना है और हाइड्रोजन का गेन कर देना है, ठीक है। तो ऐसे की रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलते हैं। अब इस केस में भी या तो ऑक्सीजन का लॉस हो सकता है या फिर हाइड्रोजन का गेन हो सकता है, ठीक है। दोनों में से एक होगा। मतलब इन टू समराइज विथ वी कैन से कि if a substance gains oxygen or loses hydrogen, then that type of reaction is called oxidation reaction. And if a substance loses oxygen and gains hydrogen, that type of reaction is called reduction reaction, ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्या कि a shiny brown colored element acts on heating in air becomes ब्लैक जो है ना, ये कॉपर है, क्योंकि आपको पता है कॉपर का कलर कैसा होता है, शाइनी ब्राउन, ठीक है। और जब बोला उसको हीट किया गया इन एयर, तो बेटा हीट या कोई भी चीज़ को जब जलाते हैं या गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑक्सीजन की एडिशन तो हुई होगी। तो क्योंकि Cu और O मिलके क्या ही बनाएंगे, Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, तो दोनों क्रिस क्रॉस होके बैलेंस हो गए, ये दोनों तो बन गया CuO। यही कंपाउंड है ना, ये काले रंग का है, ठीक है। तो ये किस कलर का बन गया, ब्लैक, जब इसको हमने कॉपर को गर्म किया, ठीक है। तो आपने एक्सप्लेनेशन लिख देनी कि दिस एलिमेंट X इज कॉपर एंड व्हेन it is shiny brown in color, and when it gets heated in the presence of air, that is it comes in contact with oxygen, it is get oxidized and form a oxide of copper which is called copper oxide, ठीक है। तो बस उसके बाद है वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, ये बहुत बार किया हुआ है हमने। तो इसमें क्या है, आयरन जो है वो रिएक्टिव है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आयरन रिएक्टिव है। ये ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके क्लियर सी बनाता है। लोहे के जितने भी आप चीज़ें देखोगे जिनके ऊपर पेंट उतरा होता है तो आपने देखा होगा वहाँ पे अपने आप ही क्लियर सी फॉर्म हो जाती है, दैट इज़ रस्ट। वो पपड़ी सी बन के उतरना भी शुरू हो जाती है अगर हम उसको दोबारा स्क्रैप करके पेंट नहीं करवाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि आयरन आर्टिकल्स को पेंट कर लो ताकि उनकी लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हुआ, Fe साथ में कुछ, अब XH2O क्यों लगाया है, क्योंकि आयरन ने ऑक्साइड ही बनाना है, वो ही रस्ट है। साथ में कुछ मॉलिक्यूल
अब यहाँ पे वेरिएबल मॉलिक्यूल्स आते हैं, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं पे ह्यूमिडिटी कम है, तो रस्ट तो हर जगह लगता है। अब ये नहीं कह सकते कि हम इन अमृतसर में रस्ट ज़्यादा लग रहा है और जो है राजस्थान में कम लगेगा एंड वाइस वर्सा। तो क्योंकि हवा में वैसे भी हर वक्त मॉइस्चर एक जैसा नहीं होता, इसलिए हाई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें वेरिएबल बना लिया और साथ में जो ऑक्सीजन है उसको बैलेंस कर देना। अब ये चीज़ याद रखना कि Fe की जो वैलेंसी हमने ली है ना वो 3 पॉजिटिव ली है, ठीक है, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है ना वो 2 नेगेटिव ली है जब रस्ट लगना है। तो जब क्रिस क्रॉस हुई तो ये देखो Fe के पैर में 2 आ गया और ये जो 3 है इसके पैर में आ गया, ठीक है, तो बन गया Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। और जब उसकी बैलेंसिंग वगैरह करेंगे तो 2Fe2O3, वो क्यों, क्योंकि हमें 2 3 6 करना है और यहाँ पे 2 2 4 Fe हो गए, तो 4 स्टार्टिंग में लगा दो, सबसे ईजी होता है कोई भी मेटल को बैलेंस करना, क्योंकि उसके साथ कुछ लगा नहीं होता, अकेली जब मेटल आती है Fe Zn Cu Ag है ना, उनको बैलेंस करना आसान होता है। और एक्स साथ में डॉट लगा के लगाना है, यहाँ प्लस नहीं लगा देना कि प्लस XH2, नो, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में हमारा रस्ट जो है वो बनता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब उस चीज़ में जो रस्ट है उसके अंदर कुछ मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आते ही है। रेंसिडिटी या फिर ऑयल एंड फैट वाले चीज़ों को, जो भी पैकेट्स हैं उनके अंदर हवा जो भरी होती है दैट इज़ नॉट मेयर हवा वो नाइट्रोजन है, वो क्या करती है, वो आपके चिप्स को क्रंची रखती है ज़्यादा देर तक, ठीक है। ठीक है, तो जो ऑयल और फैट कंटेनिंग आइटम है, यानी कि जितने भी चिप्स, जितने भी कुरकुरे, जितने भी नमकीन्स, उन सब के अंदर आपने देखा होगा हवा भरी होती है, वो हवा में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ने क्या करना, अंदर जर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं होने देना, यानी कि जर्म्स को एंटर ही नहीं होने देना, क्योंकि हवा होगी तो जर्म्स होंगे, जर्म्स होंगे तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तभी तो जब आप जैसे मान लो पैकेट ज़्यादा उसमें से हवा सारी निकल जाती है तो क्या होता है, तो उस हवा का जो मॉइस्चर है और ऑक्सीजन है उसकी वजह से वो सारा उसका क्रंच भी चीज़ का मर जाता है और उसमें स्वाद भी बिल्कुल नहीं रह जाता। तो टू मेंटेन द टेस्ट वहाँ पे नाइट्रोजन फ्लश की जाती है, इसको लिख दोगे, इट प्रिवेंट्स फूड सब्सटेंस फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड स्पॉइल। अब कोरोजन और डेंसिटी की डिफाइन मैंने इजी कर, यहाँ से कर लो कि द फिनोमिना ऑफ corroding the upper layer of metals is called corrosion, and for example rust is red brown powder with the formula Fe2O3 into XH2, ठीक है। एंड रेंसिडिटी में जैसे आप करोगे कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम आर ऑक्सीडाइज्ड, तो जैसे मान लो ऊपर ऑयल और फैट कंटेनिंग आइटम में मान लो ऑक्सीजन चली गई है, तो जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी वो ख़राब कर देगी उन चीज़ों को, ठीक है। तो फूड आइटम ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो ये जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा एलैबोरेट करके कर दिया, तो ये आप रट्टे मार जाना, ठीक है। इसको हम नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं, फ्लश का मतलब होता है नाइट्रोजन भर के फिर सील कर देते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज। इसके साथ हमारा पहला चैप्टर हो गया, इतना ही इम्पॉर्टेंट था, ये आप कर लेना, तो फर्स्ट चैप्टर इज़ डन, ओके।